क्वेश्चन माइग्रेट हुए तो ऐसी स्थिति में डिसीज और डिसीज एंड ट्रेड्स वेंट हैंड इन हैंड। चलो सो दैट इज मिड 16th सेंचुरी, यानी 1550 में क्या हुआ कि जो पोर्टुगीज थे एंड स्पेनिश दे मोबिलाइज्ड टू अमेरिका टू कोलोनाइज इट। अमेरिका गए कॉलोनी बनाने के लिए। वहाँ के लोगों के पास सारे रिसोर्सेज थे, रिच मिनरल्स थे, जो गोल्ड एंड सिल्वर थे, लेकिन उनके पास इम्यून सिस्टम नहीं था। जबकि यूरोपियंस के ऊपर एक बहुत बड़ा उस समय कैटास्ट्रोफ आ चुका था, महामारी, और अब तक एडवर्ड जेनर ने उससे यूरोप को बचा लिया था। आधी पॉपुलेशन तो साफ हो चुकी थी, लेकिन उसने वैक्सीनेशन का आविष्कार कर लिया था, और वहाँ के लोग जो थे स्मॉल पॉक्स, काऊ पॉक्स और चिकन पॉक्स से अब इम्यून हो चुके थे। काऊ पॉक्स तो वैसे जानलेवा नहीं है, ठीक है कि नहीं, उसके इंजेक्शन दे देंगे। इतनी बात समझ आई कि नहीं? जब वो लोग गए अमेरिका में तो वहाँ के जो नेटिव्स थे उनके ऊपर स्मॉल पॉक्स तो उन्होंने ट्रांसफ़र किया, या जिसके पास बीमारी थी, लेकिन वैक्सीनेशन तो वहाँ था नहीं। तो मोस्ट ऑफ द नेटिव्स या नेटिजन्स या इंडिजीनियस पीपल दे वर किल्ड, दे कुड नॉट ओवरकम द डिसीज, और वो वहाँ पर मर गए। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए, सो इन मिड ऑफ 16th century, Portuguese and ठीक है Spanish people okay, now region in Europe where Portuguese live. Portuguese live in which country? Portugal in ancient Europe में। देखो, अब हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। ये देखिए, ये तो यूरोपियन कंट्रीज है, इसका एक पार्ट ये अलग है। दिस इज स्पेन, ये क्या है, और ये क्या है? पुर्तगाल, जिसके लोग क्या कहलाते हैं? पोर्टुगीज। और बाकी तो दिस इज मिडिल ईस्ट, ऐसा। तो स्पेन के लोग स्पेनिश कहलाए, यहाँ के लोग पोर्टुगीज कहलाए। दिस इज नीदरलैंड, नीदरलैंड के लोग क्या कहलाए? नीदरलैंड, दैट इज डच। इसे इन्हें क्या कहते हैं? डच। तो हमारे यहाँ डच की भी कॉलोनी है, पोर्टुगीज की भी है और स्पेन की भी है। पोर्टुगीज को पिग ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? बताओ। ये से क्या, जैसे दे आर फैन ऑफ ईटिंग, तो इसलिए जहाँ पर भी ये शादी बारात में जाते हैं तो इनके वॉमिटिंग पॉट्स होते हैं। ये खाते हैं, फिर जाके उल्टी करते हैं, फिर खाते हैं, 6 बार कम से कम करते हैं, इसलिए इनको पिग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और इनके वॉमिटिंग को बिल्कुल बुरा नहीं माना जाता है, खुश हो जाता है। हाँ चलो फिर खाओ, जाओ पलट के आ जाओ, आओ। समझ आ गई बात कि नहीं? ये इनके कल्चर में है कि हमें खाना है कई बार है।
खाते होंगे, टेबलेट खा लेते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे। चलो इतनी बात समझ आ गई। सो दैट इज, बात नहीं करो, पोर्टुगीज एंड स्पेनिश समझ में आ गए। ये लोग ये ज्यादा यहाँ पास थे, तो इसलिए ये लोग कहाँ मूव किए, वो लोग अमेरिका की तरफ गए। प्रेफरेबली ये किस जगह गए, दैट इज दिस इज पनामा जंक्शन, पनामा कैनाल। जैसे स्वेज कैनाल यहाँ पर है तो पनामा है, ठीक है। तो मूव टू अमेरिका, ओके, एंड दे मूव टू अमेरिका टू कोलोनाइज इट। आगे का देखें, मूव टू अमेरिका टू कोलोनाइज इट। दे कैरी, वो साथ में क्या क्या ले गए, दे कैरी मिलिट्री आर्म्स, जर्म्स एंड डिसीजेस। हमारे यहाँ भी कुछ कॉलोनीज बनी इंडिया में, दैट इज यहाँ कुछ डच की कॉलोनी बनी, ऐसे कुछ केरला में, और कुछ टीपू सुल्तान क्या भी उसने भी डच से लिया। तो सबके अलग अलग, ऐसा नहीं कि केवल ब्रिटिश की कॉलोनी बनी। यहाँ इंडिया में व्यापार करने के लिए जब क्रिस्टोफर कोलंबस आता था तो दूसरे जहाज भी धीरे धीरे आने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो दूसरी और ब्रिटिश कंपनी थी, उनके ऊपर क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज था, बोलो। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई ब्रिटिश की थी, बताओ। ब्रिटिश से 20 कंपनियां आना चाहती थी भारत, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो आजकल कॉफ़ी बनाती है, वो उस समय उसने खजाने खोल दिए विक्टोरिया के सामने, सोने की मोहरें, किसी और को मत आने देना, सिर्फ मुझे आने देना। तो विक्टोरिया ने बोला जाओ, हम किसी को, सबको डिसअलाउ करते हैं, तुमको अलाउ करें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, इसने अपना व्यापार बढ़ाया। फिर कुछ इसमें क्लाइव और कुछ चालाक लोग थे, उन्होंने अपना कुछ करके यहाँ पर क्या कर दिया बताइए, अपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना लिए। लेकिन फिर इनके जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये हटा क्यों दिए गए और कब हटाए गए? ग्लास एयर तो तुम भी पढ़ी हो, तुम बोलो, ये ठीक कह रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो फिर विक्टोरिया बोली तुमसे ना हो पाएगा, हटो, अब हम वायसराय बनाए। नाउ इट इज अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। वो किसके अंडर में आ गया? जो इंपीरियल ब्रिटिश के अंडर में आ गया। फिर तो पार्लियामेंट जब बनी होगी, तुमको यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पता ही है, उसके बाद जब पार्लियामेंट बनी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में। तो 57 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ऐसे सिंपली नहीं बोलना कि यहाँ ब्रिटिशर्स का राज था। कोई बोले प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, बिफोर 57 इट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड आफ्टर 1857 इट इज इंपीरियल ब्रिटिश हु हैज रूल्ड। समझ में आ गई बात? ऐसे करना, ओके। अब जरा देखो, और भी कोई कहने और स्पेसिफाई करो, कह देना आफ्टर 1870 इट इज ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड फ्रॉम 1857 टू 1870 दैट इज इंपीरियल ब्रिटिश। समझ आ गई? चलो, तो वो अपने साथ जब पोर्टुगीज यहाँ गए तो क्या क्या लेके गए? जर्म्स एंड डिसीज लेके गए। और वहाँ के जो लोग थे, दैट इज फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। कैसे लेके गए? क्योंकि इनमें इम्यून सिस्टम हो चुका था। आप ये समझिए कि ये जब की बात है, दैट इज तब तक यूरोप, यहाँ पर इनमें स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स भर गया था, आ चुका था। चाइना से एक ऐसा विमान आया दैट लैंडेड टू यूरोप, और चाइना में क्या था कि वहाँ रैट्स एंड माइट्स बहुत ज़्यादा थे। तो वो जो रैट्स एंड माइट्स थे वो शिप में आ गए। जो गेहूं की बोरियां चढ़ाई गई वो सब किस में थे बोलो? शिप में थे। उनमें ऐसी बीमारी फैली कि जहाज तो सेलर ने, उनके सबसे बड़े जो कैप्टन ने वहाँ पहुँचा दिया, लेकिन वो भी अंत में मर गया। जहाज उसने पहुँचा, सब मरे पड़े थे। लेकिन यूरोपियंस को लालच आ गया कि उसमें इतना सारा ग्रेन्स है, उन्होंने खाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते 6 साल के अंदर 80% यूरोप की पॉपुलेशन तबाह हो गई, मर गई।
तो समझ में आ गई बात। तो कहाँ से बीमारी कहाँ पहुंची, चाइना से यहाँ पहुंची, फिर ये पहुंचे यहाँ। लेकिन तब तक इन्होंने अपने में ये जो इस तरीके की बीमारी थी जो पशुओं से होती थी, चिकन से होती थी, तो उनसे अपने आप को इम्यून कर लिया। जैसा कि इन्होंने पिछले क्लास में बता ही दिया था कि एडवर्ड जेनर ने उनको काउ पॉक्स का इंजेक्शन दे दिया, क्योंकि जिसको काउ पॉक्स हो चुका था उसको अगर स्मॉल पॉक्स होता था तो वो बच जाता था। तो फिर ये बात डॉक्टर ने देखी, डॉक्टर लोग वहाँ पर नर्सिंग करा करते थे ना, बोले इसको हो चुका है, ये आराम से कर रहा है, इसको कुछ भी नहीं हो रहा, बोले जरा इधर आना, यहाँ थोड़ा अपना सीरम रख देना या थूक के चले जाना। उसी थूक से मेडिसिन बनाई और सबको डाल दी, जाओ अमर वैक्सीनेशन, क्योंकि उसके अंदर वो इम्यून सिस्टम है ना, उन्होंने थोड़ा ब्लड दे जाना, थोड़ा थूक दे जाना, कुछ भी ले लिया उससे तो सब ने काट दिया सब। इट इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। फिर वो चीज़ जो उसका इम्यून सिस्टम है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर है, वो सबके अंदर डाल दिया, तो क्या वो भी बढ़ेगा साथ ही साथ फ्रेंडली। इसी को तो एंटीबायोटिक्स या वैक्सीनेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? तुम बात ही करती रहते पूरे टाइम। चलो इतनी बात समझ आ गई, तो आगे का देते। अब उसको रिफिल दिखा रही, देखो कितनी महंगी रिफिल खरीदी है। पापा मम्मी ने कई दिनों तक पैसा जमा किया, उसको बोल के रिफिल दिखा रहे, क्या जरूरत है उसको? तो बेचारी सोचे हम भी काश ऐसी रिफिल ले पाते। ये रिफिल है, देखो इसको फिल भी कर सकते हैं। अब अगली बार बोली इसे फिल कर सकते हैं, मुंह से फूको। उसके पास खत्म थोड़ी होगी बात, अभी 1.5 घंटे की बात लेके आई है घर से। अब देखिए, नाउ द अमेरिकन पीपल वर हैविंग वीक इम्यून सिस्टम। अमेरिकन पीपल हैव weak immune system, so they died due to this disease, and it helped Portuguese and Spanish people to colonize America. उनको आर्म्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। It helped Spanish and Portuguese people to colonize America. So, in this way globalization has occurred. अब देखो, okay. Now, on middle of 16th century, 1515 तक there was a population explosion in Europe. यूरोप में क्या हो रहा था? क्योंकि it was the industrial era, और इंडस्ट्रियल ईरा की वजह से शफलिंग हो रही थी। जो गांव के कंट्री साइड के लोग थे वो सिटी में आ रहे थे, लेकिन साथ ही साथ में पॉपुलेशन वहाँ पर तेजी से बढ़ रही थी। एंड देयर वॉज ए नीड टू फिल देयर वैली। तो उसके लिए अब क्या किया गया? सो अब देखिए कि इन मिड 16th century there was population explosion. In Europe, and Europe was facing many problems. उत्कर्ष ऐसी कोई 4 प्रॉब्लम बताओ जो यूरोप फेस कर रहा होगा। ये ठीक है, इट इज पोवर्टी, क्योंकि गरीबी हो गई। जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो लोगों को खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, सो पोवर्टी हो गई। डिसीज फैल रही थी क्योंकि अनहाइजेनिक हो गया था, ठीक है। एंड देयर वर ऑल्सो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसको क्रूसेड्स कहा गया।
क्रूसेड्स तो तुमको मालूम है ना, धार्मिक युद्ध। पिछली बार बता दिए थे कि देयर वर द क्रूसेड्स, तो देयर वर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। ये सारी समस्याएं यूरोप में हो रही थी। एंड एट द सेम टाइम उस समय जब हम 1550 की बात कर रहे थे, तो बोलो रिया तुम ही बताओगी कि भारत में गरीबी क्यों थी? सर क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी। करेक्ट, बहुत अच्छा। दिस इज द स्मार्ट आंसर। क्षमा करें श्रीमान, उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहां गरीबी नहीं थी। इतनी बड़ी बात कहती है, देखो ये इंटेलिजेंस। 15वीं सेंचुरी में क्या इन्होंने बताया कि उस समय तक तो यहाँ ब्रिटिश आया ही नहीं था, क्लियरली बोल दिया। हाँ, कंगन को आरसी के, पढ़े लिखे को पारसी, हर चीज रिया को पता है। तो क्या इन्होंने बताया, एट दैट टाइम इंडिया एंड चाइना वर रिचेस्ट कंट्री। इंडिया एंड चाइना, आप ये समझ लीजिए उस समय मुगल काल था। 1526 के बाद ही की तो बात है, बाबर आया था ना इब्राहिम लोदी को पराजित करके, और हम 1550 की बात कर रहे हैं। तो उस समय तक तो फिर मौर्य, उसके बाद बहुत सारे लोगों का शासन रहा, और फिर मुगल काल भी है, तो स्वर्णिम काल ही रहा। इंडिया एंड चाइना वर रिचेस्ट कंट्री। तो अब ये यूरोपियंस क्या करने वाले थे बोलो भाई? ये यहाँ तो आ गए, यहाँ से इन्होंने संसाधन लिए, लेकिन फिर और क्या करने वाले थे अपनी गरीबी को दूर करने के लिए? क्रिस्टोफर कोलंबस ने तो अभी तक यात्रा कर ही ली थी, समुद्री खोज कर ली थी। अब वो क्या करने वाले थे? दे ट्राइड टू कोलोनाइज एशिया। भाई पैसा यहाँ है तो क्या यहाँ नहीं आएंगे? दे ट्राइड टू कोलोनाइज। जब मैं कोलोनाइज की बात कर रहा हूँ एशिया को, तो चाइना और इंडिया ही है। एशिया, दैट इज चाइना एंड रशिया की तो कोई बात नहीं। रशिया यहाँ पर क्या, यूराल पर्वत है बीच में, तो वो जानते थे इसके बीच में कई पास है, वो पहुंच जाते थे। रशिया, दे वर फेमिलियर विद द रशिया। बट यहाँ का जो चीज था, ये मंगोलियन रीजन, मंगोलिया बीच में बहुत बड़ा रेगिस्तान पड़ जाता है, तो उनका चाइना से कोई सीधा कनेक्शन नहीं था, वो इसी के थ्रू ही आ सकते। सी रूट्स बहुत डिफिकल्ट था, कई साल लग जाते थे। तो अब ये आगे नाउ अब देखिए कि एक उस समय समस्या हुई कि नाउ चाइना इटसेल्फ गॉट आइसोलेटेड फ्रॉम वर्ल्ड। उसने जब चाइना में बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारा उसने सिल्क एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसने सी रूट से व्यापार करना उचित नहीं समझा। उसने बोला, उसने कहा नाउ वी आर वेल रिच। आपको मालूम है उस रूट का ही नाम क्या रख दिया गया था? सिल्क रूट। इसका मतलब क्या समझते हो? इतना सिल्क उसने दुनिया को बेच दिया था, इतने गोल्डन बक्स कमा लिए थे कि अब उसे किस चीज की जरूरत थी? ऐसे में चाइना ने कहा वी विल नॉट ऑप्ट द सी रूट एंड वी आइसोलेट अवरसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बात समझ आ गई कि नहीं? तो चाइना ने जब आइसोलेट कर लिया होगा खुद को वर्ल्ड से, तो रिया तब क्या होगा? फिर उस समय कौन अब रिचेस्ट कंट्री होगा? इंडिया, यूएसए। दैट इज, है ना, मतलब उस समय अमेरिका क्या हुआ बताइए? जब चाइना ने आइसोलेट कर दिया और यहाँ पर ये लोग अपनी कॉलोनीज बना रहे थे, यूरोपियंस यहाँ बसते चले जा रहे थे। और आपको मालूम है यहाँ क्रॉप्स भी रिच हैं। ये जो साउथ अमेरिका है पर्टिकुलरली, इट वाज रिच विथ क्रॉप्स एंड साथ में गोल्डन जो भी है मेटल्स की वजह से, प्रेशियस मेटल की वजह से इस चीज को नाउ अब देखिए, तो चाइना ने अब क्या किया बताइए? इन मिड 16th सेंचुरी, उसी की कहानी चल रही है, मिड 16th सेंचुरी आइसोलेटेड itself from rest of world, ठीक है? इसने क्या किया? इट रेस्ट्रिक्टेड ओवरसीज
कम्युनिकेशन। ओवरसीज का मतलब है समुद्री व्यापार का कम्युनिकेशन ही क्या, ओवरसीज कम्युनिकेशन। एंड व्हेन द ओवरसीज कम्युनिकेशन बिकेम पॉपुलर, द सिल्क रूट बिकेम अबंडेंट। अब हमको आता ही जाता नहीं था भाई, जिसको पानी में 6 ही महीने में पहुंचने को मिले वो साल भर में सिल्क रूट से क्यों जाए, जबकि उस रास्ते में भी कई लुटेरे बंदूक लिए खड़े हैं, तो कोई जाएगा उन सबसे? तो अब जब सिल्क रूट उससे नहीं जा रहा है तो उसने अपना सिल्क ही बेचना बंद कर दिया। बोलो बात समझ आ गई? सो इट रेस्ट्रिक्टेड इज ओवर नाउ। अब इसके बाद क्या हो गया, एंड देयर वाज राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिका। अमेरिका का इंपॉर्टेंट बढ़ता है। एक बात तुम समझ लो, जो अमेरिका है वहाँ यूरोपियंस ही राज करते हैं। दिखने में ये सब लगता है नाटो, फ्रांस, ये सब अलग अलग दिखने में लगते हैं, वास्तव में इनकी आइडियोलॉजी सेम है, सब क्रिश्चियनिटी रिलीजन एक है और इन सब का सोचने समझने का तरीका एक है। यहाँ तक कि पूरे यूरोप में अब कोई ट्रेड बैरियर नहीं रह गया है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं, आपको मालूम है? तो वहाँ फ्रेंच यूरो, अब उनकी एक अपनी करेंसी भी कॉमन हो गई है, सब जगह से, एक जगह से दूसरी जगह सब लोग आते जाते हैं कि नहीं, तो इसलिए ये और ये सेम ही है। और अमेरिका एक टाइम पे रिचेस्ट हो गया था। क्यों रिचेस्ट हो गया था? क्योंकि उसने दोनों वर्ल्ड वार नहीं लड़े अपनी जमीन पे, तो इसने क्या किया, वो सप्लायर बना रहा चीज़ों का, एमिनिशंस का, इसकी वजह से अमेरिका क्या हो गया, और वार से भी दूर रहा। तो इस समय अमेरिका और यूरोप एक ही आइडियोलॉजी है और अमेरिका सपोर्ट करता है यूरोप को कि जिससे उसका एक्सेस और जगह बढ़ जाए। तो तुम्हें ये समझना चाहिए यूरोपियंस ही सपोर्ट कर रहे हैं। These are the Europeans which are sitting there। क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि महारानी विक्टोरिया के चाचा, ताई, मौसे और उन चचेरे मौसेरे भाई वही पूरे यूरोप में एक समय राज कर रहे थे। अगर आप उनका देखोगे फ्लो चार्ट ऑफ डायनेस्टी तो दिखा जाएगा कि किंग ऑफ पोर्तुगीज, किंग ऑफ स्पेन, ये विक्टोरिया का ही पूरा देखोगे, और सब जगह डॉटर, प्रिंसेस ऑफ यहाँ, प्रिंसेस ऑफ वहाँ, ऑस्ट्रिया, सब पूरा विक्टोरिया का ही साम्राज्य पूरा। बात समझ आ गई? एक ही परिवार राज कर रहा था, ये रॉयल फैमिली, ठीक है। तो अब आगे देखें। सो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उस समय क्या बन गया था? दैट वाज, ठीक है। अब जरा देखो, तुम्हारे में जो आइरिस बीमारी थी पोटैटो की, क्या वो 1.3 तक है? हाँ 1.3 में नहीं आ रही। अब देखो एक और आइरिस की घटना बता दें कि दैट इज, ये सब तो हम लोगों ने देख लिया। आइरिश पोटैटो को मैं कल बता दिया था क्या? चलो इतना ही है हिस्ट्री में। अब हम लोग मनी एंड ट्रीट पे चलते हैं। मनी एंड ट्रीट सनराइज।